ओके, तो स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग से। सॉफ्ट कंप्यूटिंग यूनिट 1, जिसको हम इंट्रोडक्शन यूनिट बोलते हैं। सो फर्स्ट इसमें हम बात करेंगे न्यूरॉन के बारे में। द स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज नॉन एज न्यूरॉन। न्यूरॉन एक सिंपल एज अ नोड बिहेव करता है एक्सॉन में, और ये जितने भी सेल्स होते हैं एक सेल से दूसरे सेल में ये इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। सेकेंड, न्यूरल नेटवर्क इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी बोलते हैं इसे, और आर्टिफिशियल न्यूरल सिस्टम भी बोलते हैं, तो बोथ ए एंड बी। द न्यूरॉन्स आल्सो नोन एज, इन्हें नोड्स भी कहा जाता है। ये न्यूरॉन होते हैं और एज अ नोड बिहेव करते हैं, इसे न्यूरोड्स भी बोलते हैं। और इन न्यूरॉन्स के अंदर इंफॉर्मेशन आती है, वो प्रोसेस होती है, देन अदर न्यूरॉन्स को पास होती है। सो ये प्रोसेसिंग एलिमेंट भी कहलाते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव आंसर। In the neuron attached to soma are long irregularly shaped filament called dendrites। dendrites या dendrodes भी बोलते हैं इन्हें। और सिंपली ये जो है एक ट्री स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं, हर न्यूरॉन के अंदर पाए जाते हैं। जितना भी होता है, जैसे एज अ ह्यूमन बॉडी की बात करें तो यदि आपको कुछ चुभा है, सो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डेंड्राइट्स के थ्रू ही एक से दूसरे में पास होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज को ये एक दूसरे से पास करते हैं एज अ मैसेजिंग एलिमेंट, मतलब एज अ मैसेज जिस फॉर्म में होता है उसके लिए। सिंगम फंक्शन इज डिफाइंड एज, सो ये फाई ऑफ आई इज इक्वल टू +1 एंड दिस, ये जो ए है ये इसका आंसर है। To generate the final output, the sum is passed to a non-linear filter phi called activation function। सिंपल एक्टिवेशन फंक्शन की बात करें तो ये जितने भी हम एक न्यूरॉन के अंदर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अब इस न्यूरॉन से निकल के जो इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन में जाएगी, ये इसमें जो रिस्पॉन्स क्या जाएगा ये डिसाइड करने का काम होता है एक्टिवेशन फंक्शन का। नेक्स्ट, blank function is a continuous function that varies gradually between symptotic values 0 and 1 or -1 एंड +1। सो सिग्मोइडियल फंक्शन इसका आंसर है। सिंपल ये एक्टिवेशन फंक्शन की तरह ही फंक्शन होता है जो लिमिट करता है, मतलब जो भी हमारा आउटपुट होगा उसको लिमिट करता है कि पर्टिकुलर इस रेंज के अंदर ही होना चाहिए। एट द क्वेश्चन, ब्लैंक प्रोसीजर नेगेटिव आउटपुट वैल्यूज। तो हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन है जो प्रोड्यूस करता है नेगेटिव आउटपुट वैल्यूज, ठीक है। और ये जो फंक्शन होता है एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें, ब्लैंक कैरिंग द वेट कनेक्ट एवरी इनपुट न्यूरॉन टू द आउटपुट न्यूरॉन बट नॉट वाइट वर्सा। सो इसका सिंपल ही है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये चीज जाएगी बट वहां से वापस नहीं आएगी, मतलब एक सर्कल स्ट्रक्चर नहीं होता। सो ये होता है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में। फीड फॉरवर्ड नाम से इसका पता चलता है कि ये साइकिल जो है वो नहीं बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैंक हैज नॉट फीडबैक लूप। रिकरेंट नेटवर्क जो है इसमें फीडबैक लूप नहीं होता क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो ग्राफ स्ट्रक्चर होता है। सो रिकरेंट नेटवर्क हैज नॉट फीडबैक लूप। द 11th one, in the learning method the target output is not presented to the network। जो टारगेट आउटपुट है वो नेटवर्क को प्रेजेंट नहीं किया जाता है। कौन से टाइप की लर्निंग? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो इसमें अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में नेटवर्क को जो है आउटपुट है टारगेटेड आउटपुट वो नहीं मिलता है। वैसे सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में सिंपली यही होता है। सुपरवाइज्ड में ऐसा होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टीचर की ज़रूरत होती है, उस मशीन को किसी को सिखाने की ज़रूरत होती है, वो सुपरवाइज्ड लर्निंग करती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो आप करते हो उसके एक्सपीरियंस से आप सीख रहे हो और उसको अप्लाई करोगे, ठीक है। सो इतना ही था। नेक्स्ट, कंबाइनिंग अ नंबर ऑफ एडलिन इज। सो एडलिन को हम मल्टीपल एडलिन को एक साथ रखेंगे तो मल्टीपल एडलिन बोल सकते हैं, या मेडलिन भी इसका ऑप्शन में हमें मिल रहा है तो मेडलिन, ठीक है। इसमें 3 लेयर्स होती है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर्स।
इसका एक और क्वेश्चन है, उसमें बात करेंगे। न्यूरल नेटवर्क एप्लीकेशन, न्यूरल नेटवर्क की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है और सिंपली जो हमारे पास ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग पैटर्न रिकॉग्निशन, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, वेदर फोरकास्टिंग, ये तीनों चीज़ें होती है। सो ऑल ऑफ द अबाव, बट हाँ एक सिंपली बात बताएं, जो जितनी रिकॉग्नाइजेशन वाली आपको ऑप्शंस होंगे वो सब इसमें बिलोंग कर रहे होंगे, जैसे कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, फेस रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। Next, blank is a systematic method of learning multi-layer artificial neural network. बैक प्रोपोगेशन जो है एक सिस्टमेटिक मेथड होती है। सिंपली इसमें आप ये होता है कि आप फीड फॉरवर्ड में चलते रहते हो, बट आप बैक जाके अपनी जो एरर्स जनरेट हुई है उन्हें आप देख सकते हो। ठीक है, यही होता है इसका। आप पीछे जाके अपनी गलतियों को सुधार सकते हो, सिंपली बात। ब्लैंक इज अ कंप्यूटेशनल मॉडल, तो न्यूरल जो है, न्यूरॉन एक कंप्यूटेशनल मॉडल नहीं होता, सेल भी नहीं होता, न्यूक्लियस सबने पढ़ा है, अभी तक नहीं होता। तो परसेप्शन जो है एक कंप्यूटेशनल मॉडल होता है। सिंपली आपको एक एग्जांपल दे तो आप आईफोन और एंड्रॉयड जो है उनको देख के पता करते हो, तो कैसे देखते हो? आपका जो आई है उसके सेंसर्स ने काम किया, आपके ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन थी उसने काम किया, इन साथ में प्रोसेस हुआ और एक इन्फॉर्मेशन आई कि ये जो है एक हाथ में हमारा जो फ़ोन है वो एंड्रॉयड है और एक है वो आईफोन है, क्योंकि उनके लुक से ही पता चल जाता है। ठीक है, या 6 और 9 को आप यदि एक दूसरे के सामने खड़े होकर देखोगे, जो आपको दिखेगा आप उसे वही पढ़ोगे। आपको वो चीज़ 6 दिख रही होगी बट सामने वाले को वो 9 दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरमीडिएटरी लेयर इज प्रेजेंट इन। सो इंटरमीडिएटरी लेयर तो वहीं प्रेजेंट होगी जहाँ मल्टी लेयर्स होगी, और मल्टी लेयर में भी कहाँ, जहाँ पे मिनिमम 3 लेयर्स तो होगी। सो मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड परसेप्शन मॉडल में होता है इंटरमीडिएटरी लेयर। पर्टिकुलर इसमें 3 लेयर्स होती है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। जो हिडन लेयर होती है इसमें बहुत सारी लेयर्स बिलोंग करती है। ठीक है, नेक्स्ट, linear activation operator equation is, so O is equal to GL, G is equal to tan phi, its answer, देख लो इसको। Okay, next, blank is never assured to finding global minimum as a simple layer delta rule case। तो बैक प्रोपोगेशन इसका आंसर है। ठीक है, बैक प्रोपोगेशन में सिंपली वही इसका थॉट है कि आप पीछे जाते हो और अपनी जो भी एरर्स है उनको सॉल्व कर पाते हो या देख पाते हो आपने क्या क्या गलतियां की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज आल्सो नोन एज इन्फ्रेंस इंजन। दो टेस्ट होता है न्यूरल नेटवर्क का। न्यूरल नेटवर्क को हम यूज़ क्यों करते हैं? इन्फ्रेंस इंजन जो एक हमने आंसर लगाया है इसके बारे में सीधे से जाने तो इन्फ्रेंस इंजन के अंदर हमारे पास होता है नॉलेज बेस। उस नॉलेज बेस से हम क्या अप्लाई करते हैं, हमारे पास जो भी लॉजिकल रूल्स होते हैं उनको अप्लाई करते हैं और उससे इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। ठीक है, इन्फ्रेंस इंजन में इतना ही होता है भैया, इससे ज़्यादा कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है। और बेसिकली इसका जो मेन यूज़ है वो इन्फ्रेंस इंजन का हम जो एक्सपर्ट्स होते हैं, बिजनेस एक्सपर्ट्स, वो यूज़ करते हैं अपने प्रिडिक्शंस में कि अब क्या इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल है और उसमें हम क्या लॉजिक्स अप्लाई करेंगे जिससे हमें आगे की प्रिडिक्शंस मिल जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ बैक प्रोपोगेशन, सो बहुत सारी होती है बट हमारे ऑप्शंस में है डिज़ाइन ऑफ जनरल बियरिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, हॉट exertion of soil, so all of the above. Reinforcement learning या reinforced learning is also known as output based learning। तो reinforcement learning जैसे supervised learning होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, ऐसे reinforcement भी लर्निंग भी होती है एक पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात कर ले, ब्लैंक लर्निंग फॉलोज विनर टेक्स ऑल स्ट्रेटजी। तो कॉम्पिटेटिव लर्निंग जो है इसमें हम फॉलो करते हैं। कॉम्पिटेटिव लर्निंग जो होती है ये भी सिंपली एक सुपरवाइज लर्निंग के अंदर ही बिलोंग करती है, और आप जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और इनके लिए करते हो तो सेम बिहेवियर वैसे ही चलता है इसमें। ब्लैंक अर्लियर न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, तो इसमें है रोसेन ब्लैट परसेप्शन जो है वो अर्लियर न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रोसेन ब्लैट्स
परसेप्शन नेटवर्क हैज़ 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स होती है। पहला सेंसरी यूनिट, एसोसिएशन यूनिट एंड थर्ड में आपको रिजल्ट मिलेगा तो वो रिजल्ट यूनिट भी हो सकती है। फीडबैक यूनिट नहीं होती, ये गारंटी से हमें पता है। तो रिस्पॉन्स यूनिट या आउटपुट यूनिट में आपको कन्फ्यूजन होगा। तो सबसे पहले आपको याद करना है कि इसमें 3 होती है, सेंसरी यूनिट, एसोसिएशन यूनिट और रिस्पॉन्स यूनिट। एडलिन स्टैंड्स फॉर, जो है एडलिन का फुल फॉर्म क्या होता है? अडेप्टिव लीनियर न्यूरल एलिमेंट नेटवर्क। ओके, यहाँ पे चैप्टर 1 के ख़त्म होते हैं। 25 क्वेश्चंस थे और इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस भी लिखी हुई है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। ओके, चैप्टर 2 क्वेश्चन 1, blank is a storehouse of associated pattern which are encoded in same form, जो सेम फॉर्म में encoded होते हैं। तो एसोसिएटिव मेमोरी एक स्टोर हाउस की तरह काम कर रहा है इसमें, ठीक है, एसोसिएटिव मेमोरी। नेक्स्ट, इफ एसोसिएटेड पैटर्न पेयर x and y are different and if the model recalls a y given an x or vice versa then the term is, सो वो ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी तो नहीं होती, एसोसिएटिव मेमोरी में होती है, ये तो बात पक्की रहती है, ठीक है। तो इसमें जो है वो डिफरेंट इनपुट आउटपुट की बात होती है, तो हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी इसका सेम आंसर होगा। थोड़ा सा लॉजिक है, उसके बाद तो आंसर समझ आ ही जाएगा। ऑटो एसोसिएटिव कोरिलेशन मेमोरी आर नोन एज ऑटो कोरिलेटर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। फोर्थ, recall, blank recalls an output given an input in one feed forward pass। तो स्टैटिक नेटवर्क्स जो हैं वो रिकॉल करते हैं आउटपुट को, ठीक है, एक ही फीड फॉरवर्ड पास में। अब BAM स्टैंड्स फॉर, तो BAM, B फॉर बाई डायरेक्शनल, A एसोसिएटिव मेमोरी, बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिव मेमोरी जो है BAM होल्ड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक एसोसिएट पैटर्न इन बाइपोलर फॉर्म्स डेट आर रियल एनकोडेड। तो सिंप्लीफाइड जो क्वेश्चन है उसमें से आंसर निकाले तो बाइपोलर फॉर्म से कुछ नहीं होता एनकोडिंग वाला काम। सो सिंप्लीफाइड बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिव मेमोरी एसोसिएट्स पैटर्न इन बाइपोलर फॉर्म डेट आर रियल एनकोडेड। ओके, तो सिंपली आप चाहो या आंसर के लिए याद ही करना है, समझना नहीं है। तो ये बाई डायरेक्शनल एसोसिएट मेमोरी जो है इसको इससे रिलेट कर लो बाइपोलर फॉर्म से, ठीक है। ब्लैंक यूजेस बाइपोलर कोडिंग, सो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हम करते हैं वो कौन सी कोडिंग यूज करती है? बाइपोलर कोडिंग को यूज करती है, ठीक है। FDI जो है वो नहीं होता है, ये तो आपको पता है। ये जो है ये बैक प्रोपोगेशन के वो है एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट की बात करें, एट सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क इज आल्सो नोन एज, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क जो खुद को मतलब एक ऑर्गेनाइज करते हुए चलता है, तो इसमें बात करेंगे ट्रेनिंग फ्री काउंटर प्रोपोगेशन नेटवर्क। बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क नहीं होता है, बहुत जगह ये कंफ्यूजन रहता है। प्रोपोगेशन नेटवर्क होता है बट कौन सा वाला? तो ट्रेनिंग फ्री काउंटर प्रोपोगेशन नेटवर्क। कैस्को प्रपोज एन एनर्जी फंक्शन फॉर 2 स्टेट्स, तो कैस्को ने एक एनर्जी फंक्शन दिया था जो कि है E इज इक्वल टू A कोमा B, सॉरी E ऑफ A कोमा B इक्वल्स टू माइनस AMB टू द पावर T। BAM वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, भैया कैस्को ने ही ये दिया था, ठीक है। इन तीनों ने कुछ अलग अलग चीज़ें दी हैं, जो है कोस्को केस्को, इनका थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। सो कोस्को है जिन्होंने BAM को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। नेक्स्ट, the algorithm which computes operator M is also known as recording algorithm बोलते हैं इसे। real coding is used by FDI, रियल कोडिंग जो है फैब्रिक डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं हम, ठीक है। कैरेक्टर रिकॉग्निशन में नहीं यूज करते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था इस क्वेश्चन पे समथिंग। अब नेक्स्ट की बात करें, ART
जो है वो किसके लिए होता है? ए फॉर एडेप्टिव रिजोनेंस थ्योरी, ART, एडेप्टिव रिजोनेंस थ्योरी में हम यूज करते हैं। ठीक है। ब्लैंक प्रोग्राम, एक सेकेंड, ब्लैंक प्रोग्राम इज रिटन इन फोर्टन फॉर क्लस्टर इंफॉर्मेशन। तो कौन सा प्रोग्राम है जो हम रिटर्न फोर्टन में रिटर्न होता है क्लस्टर की इंफॉर्मेशन के लिए? तो यह है विसिकेंट, विसिकेंट जो है इसका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैंक नेटवर्क हैज डेवलप्ड बाय कारपेंटर एंड ग्रोसबर्ग। जो ART नेटवर्क है वो इन दोनों ने बनाया था। ठीक है। अडेप्टिव रिजोनेंस थ्योरी का जो नेटवर्क है वो वाला। सिक्स्थ, blank of the network means that pattern should not oscillate among different cluster unit at different stages of training। सिंपल सी बात है कि जो भी आपके पास है वो बार बार चेंज नहीं हो, उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं हो। तो स्टेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क मीन्स होता है, एक बार पढ़ लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क डेट मीन्स डेट अ पैटर्न शुड नॉट ऑसिलेट अमंग different cluster unit at different stages of training। Next question, blank is a analogous version of ART। so analogous version जो होता है ART का वो ART2 होता है। सिंपल इसकी आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो यही मिलेगा। blank test is a incorporated into the adaptive backward network। विजिलेंस टेस्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं विजिलेंस टेस्ट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू adaptive backward network। In blank learning, the weights are adjusted only when the external input matches one of the स्टोर्ड प्रोटोटाइप। उसके स्टोर्ड प्रोटोटाइप से जो एक्सटर्नल इनपुट है वो मैच करता है, तभी उनको एडजस्ट किया जाता है। तो इस लर्निंग का नाम सिंपली आप चाहो तो लॉजिक लगा के भी बोल सकते हो मैच बेस्ड लर्निंग। वैसे सही आंसर भी मैच बेस्ड लर्निंग ही है। अब किम एट अल प्रपोज्ड एन ब्लैंक मेथड यूजिंग ART2 आर्किटेक्चर। तो ये भाई साहब ने जो है ART2 आर्किटेक्चर को यूज करते हुए एक नया मेथड बनाया था। उस मेथड का नाम है चाइनीज कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन नेटवर्क। और चाइनीज कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन नेटवर्क की बात करूं तो इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, हैंड रिटन वाला होता है और प्रिंटेड होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मक्खी मच्छर होता है, समझ नहीं आता। सो ये जो है इनके नाम से भी आप ये कर सकते हो। हाँ, कैरेक्टर रिकॉग्निशन से रिलेटेड है, बट इन्होंने जो बनाया था ART2 को यूज करके वो चाइनीज कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के लिए बनाया था, क्योंकि वो ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग होते हैं। ब्लैंक लर्निंग मेथड अपडेट ड्यूरिंग रिजोनेंस ऑकर्स रैपिडली। तो फास्ट लर्निंग जो है वो उसका आंसर है, फास्ट लर्निंग बोलेंगे इसको। कंपेरिजन लेयर एंड रिकॉग्नाइजेशन लेयर कॉन्स्टिट्यूट। कंपैरिजन और रिकॉग्नाइजेशन लेयर किसमें? तो इसका आएगा अटेन्यूएटेड सिस्टम। अटेन्यूएटेड सिस्टम में होता भैया। ART1, नेक्स्ट क्वेश्चन। ART1 is an elegant theory that address stability and plasticity of dilemma। ठीक है। तो डिलेमा जो है वो होता है, बट इसमें स्टेबिलिटी तो होती ही होती है, प्लास्टिसिटी भी दोनों एक साथ वो करता है, एड्रेस करता है। मतलब इसका मेन पॉइंट यही है, स्टेबिलिटी एंड प्लास्टिसिटी ऑफ डिलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरवाइज्ड वर्जन ऑफ ART। सुपरवाइज्ड वर्जन ऑफ ART। ART का सुपरवाइज्ड वर्जन क्या होता है? ART मैप होता है। ठीक है, ये आ सकता है, मुझे भी लगता है ये आएगा। स्लो लर्निंग इज यूज्ड। स्लो लर्निंग किस में यूज होती है? ART1, ART मैप, फजी। सो ART2 में यूज होती है, क्योंकि ये ART1 के बेस पे पढ़ा था, और कुछ है इसमें जिससे होती है। इसका एक्सप्लेनेशन तो अभी मैंने नहीं देखा है कुछ, बट यह है कि ART2 में स्लो लर्निंग यूज होती है। ओके, सो हमारे 2 यूनिट्स खत्म हो गए। अब हम आ रहे हैं यूनिट 3। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट 3, फजी से ही रिलेटेड है। फजीनेस मीन्स होता है पर्टिकुलर। मैं आपसे एक एग्जांपल की बात करूं, सो आपसे पूछूं हाउ आर यू, आप कैसे हो, सो आप इसका आंसर दोगे
अच्छा हूँ, ठीक है, बट इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। बहुत अच्छा हूँ, नहीं अच्छा हूँ, या चलो इस एग्जाम्पल को छोड़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपने खाना खाया, हाँ, इसका आंसर या ना इसका आंसर हो सकता है दूसरे केसेस में, बट अभी इसका आंसर जब फजी की बात करते हैं तो कोई भी अनएम्बिगुअस या वीगनेस वाला आंसर होगा, ठीक है। मतलब कैसा होगा, आपने खाना खाया, आप बोलोगे बहुत ज़्यादा खाया, कम खाया, भूख नहीं थी, ये सब आंसर जो है ये फजीनेस में आ रहे हैं, ठीक है। तो फजीनेस मीन्स वीगनेस हो गया, ठीक है। अब या एम्बिग्यूटी भी इसका जो है सिनोनिम होता है। Next question. Blank are the pictorial representations to denote a set. और सो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं वेन डायग्राम जो सेट्स में बिलोंग करते हैं, तो सेट्स को पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में कौन देता है, वेन डायग्राम। फ्लो चार्ट तो एक अलग ही होता है, ठीक है, ईआर डायग्राम के बारे में भी पता ही है सबको। थर्ड, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी, मतलब उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो उसकी कार्डिनलिटी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अ सेट विथ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल टॉन एलिमेंट, जिस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होता है वो सिंगल टॉन एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। वो सेट ही एक सिंगल होता है बट वो एलिमेंट उसके अंदर एक है, इसलिए वो सिंगल टॉन है। नेक्स्ट, अ ब्लैंक ऑफ अ सेट ए is the set of all possible subsets that are derivable from A including null set। एक सिंपल सेट है जिससे उससे निकलने वाले सबसेट हैं वो भी उसमें होल्ड करते हैं और एक नल सेट भी होल्ड करता है, तो हम सीधी बात उसको बोलते हैं पावर सेट, ठीक है। वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, सो इट्स अ पावर सेट। थोड़ा सा लॉजिक बना सकते हैं, हाँ लग रहा होगा, छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the membership function of fuzzy set is not always be described by discrete, क्योंकि फजी सेट को हर बार डिस्क्रीट से डिस्क्राइब नहीं किया जाता, कहीं कहीं कुछ गलत हो जाता है, ठीक है। फजी रिलेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फजी रिलेशन इज अ फजी सेट डिफाइंड ऑन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्रिस्प सेट, ठीक है। तो किसके प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट पे दिखा सकते हैं, क्रिस्प सेट के। नेक्स्ट, राइजिंग अ फजी सेट टू इट्स सेकंड पावर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। फजी सेट को उसके सेकंड पावर तक ले जाना उसका कहता है कंसंट्रेशन कहलाता है, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ फजी सेट इज कॉल्ड, फजी सेट का हम जब स्क्वायर रूट करते हैं तो वो क्या करता है, डिलेमा कहलाता है, ठीक है। इसका डिलेमा की स्पेलिंग जरूर याद करना, जब भी इसका आपको यदि आता भी है सो इसकी स्पेलिंग में आपको कंफ्यूज किया जाएगा, ठीक है। तो डिलेमा जो है इसको अच्छे से देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ ट्रूथ टेबल कंप्राइजेज रोज नोन एज, इस एक ट्रूथ टेबल के अंदर जितनी भी रोज होती है उन्हें उन रोज को क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशंस। अ फार्मूला विच हैज ऑल इंटरप्रिटेशंस रिकॉर्डिंग ट्रू इज नोन एज टोटोलॉजी, जिसमें सभी वैल्यूज का जो है आंसर ट्रू है तो वो टोटोलॉजी कहलाता है। इन प्रपोजिशनल लॉजिक ब्लैंक वाइडली यूज्ड फॉर इंटरफेयरिंग फैक्ट्स, मॉड्यूस पोनेंस करके होता है जो ये फैक्ट्स में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, ब्लैंक रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट्स डेट डू नॉट चेंज वैल्यूज, जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट कहलाते हैं और जिनकी वैल्यू चेंज होती है वो वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है। Blank are representative of associations between objects that are constants or variables and acquire true values. So इसमें होता है predicates, ठीक है। Next, blank truth values are मल्टीवैल्यूड, तो फजी लॉजिक में जो होती है उनकी जो आंसर्स होते हैं, रिस्पॉन्स का जो रिजल्ट निकलता है वो भी मल्टीवैल्यूड में होता है, सो इसका फजी लॉजिक आएगा। Fuzzy logic propositions are also quantified by fuzzy quantifiers. Simple. Next, fuzzy inference also referred to as approximate reasoning because इसमें कभी भी एक ही आंसर नहीं मिलता। नेक्स्ट पे आते हैं,
Conversion of fuzzy set to single crisp value is called defuzzification. जब हम जो एक फजी सेट है, मतलब जिसमें बहुत सारे आंसर्स हैं, जैसे हाँ किया था, बहुत अच्छा लगा, कम अच्छा लगा, ये जितने टाइप के फजी आंसर्स है, ये उस सेट से हम एक सिंपल यस और नो वाले सेट पे जा रहे हैं, तो डीफजिफिकेशन होता है। और क्रिस्प से वापस फजी पे आएंगे तो फजिफिकेशन कर रहे हैं उसका अपन। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैंक ऑप्टेंस सेंटर ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड बाय द फजी सेट। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसका आंसर है। नेक्स्ट, द ब्लैंक इज द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ मीन वैल्यूज ऑफ ऑल इंटरवल्स। तो मीन ऑफ मैक्सिमा, सो मीन की बात की है तो मीन ही होगा, बट मीन किस चीज़ का? मैक्सिमा, जो कि ऑल इंटरवल वैल्यूज का मीन रखता है। ठीक है। नेक्स्ट, द ब्लैंक आर ऑब्टेन्ड बाय कंप्यूटिंग द मिनिमम ऑफ द मेंबरशिप फंक्शन ऑफ अटेंडेंस एंटीसीडेंट। तो जो रूल बेस है, द रूल बेस आर ऑब्टेन्ड बाय कंप्यूटिंग मिनिमम ऑफ द मेंबरशिप फंक्शंस ऑफ एंटीसीडेंट। सिंपल, एंटीसीडेंट के जो मेंबरशिप फंक्शन होते हैं, ठीक है, हम उनका जो मिनिमम वैल्यू निकालते हैं वो क्या कहलाता है? रूल बेस, या रूल बेस ऑब्टेन होता है जब हमें। नेक्स्ट, रिलेटिव क्वांटिफायर्स आर डिफाइंड एज। तो रिलेटिव क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? 0 to 1 के बीच में चलते हैं। अब फजी क्रूज कंट्रोलर हैज ब्लैंक इनपुट। तो इसमें 2 इनपुट्स होते हैं फजी क्रूज कंट्रोलर में। ठीक है। सो यहाँ पे होता है चैप्टर 3 का एंड, हमने टोटल देखे। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग का चैप्टर 4 पार्ट 1। ओके, सो चैप्टर 4 जो है वो जेनेटिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। ब्लैंक मिमिक द प्रिंसिपल ऑफ न्यूरल जेनेटिक। तो जेनेटिक एल्गोरिथम है वही मिमिक करती है नेचुरल जेनेटिक्स को, तो जेनेटिक एल्गोरिथम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक एल्गोरिथम के बाद, हाँ, नेक्स्ट, ब्लैंक मिमिक द बिहेवियर ऑफ सोशल इंसेक्ट्स। सोशल इंसेक्ट्स के बिहेवियर को कौन सा जो है इस ऑप्शन से मिमिक कर रहा है, मतलब उसकी कॉपी चल रही है यहाँ पे। तो स्वॉल इंटेलिजेंस करके एक है, ये सोशल इंसेक्ट्स की जो है कॉपी करने की कोशिश करता है। जैसे जेनेटिक एल्गोरिथम का हमने कॉपी बनाया है, नेचुरल जेनेटिक्स का कॉपी है जेनेटिक एल्गोरिथम, ऐसा सोशल इंसेक्ट्स का एक कॉपी होता है स्वॉर्म इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, पॉसिबल सेटिंग ऑफ ट्राइट्स आर कॉल्ड इन जीन एलीलीज बोलते हैं इसे। एलीलीज इसका आंसर होगा, जितने भी पॉसिबल सेटिंग्स हो सकती है उसके अंदर। फोर्थ, ब्लैंक मीन्स दैट द एलिमेंट ऑफ डीएनए इज मॉडिफाइड। सो म्यूटेशन का मतलब होता है कि जो डीएनए के एलिमेंट्स है उसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं। सो म्यूटेशन मीन्स दैट द एलिमेंट्स ऑफ डीएनए इज मॉडिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैंक ऑफ ऑर्गेनिज्म is measured by means of success of organism in life. So ऑर्गेनिज्म की जो सक्सेस है वो कैसे देखते हैं? ठीक है, मतलब कौन सी चीज को मेजर करते हैं? तो द फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ सक्सेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इन द लाइफ। मतलब वो कैसा उसका फंक्शनिंग चल रही है, उसी से उसकी फिटनेस पता चलती है। नेक्स्ट, द स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबल फिजिबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड। सर्च स्पेस समथिंग एग्जांपल लें तो गूगल के जो सर्च इंजन पे आप सर्च करते हो, जितने भी उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं उस सर्च स्पेस में आपको मिलते हैं। ठीक है। सेवंथ, ब्लैंक इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिविजुअल जीन्स। एनकोडिंग जो है एक वे है रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक जीन को अलग अलग। ठीक है। नेक्स्ट, एट की बात करें, इन ब्लैंक एवरी क्रोमोसोम इज अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर। जो परम्यूटेशन एनकोडिंग होती है, ठीक है, इसका आंसर है परम्यूटेशन एनकोडिंग। इन परम्यूटेशन एनकोडिंग एवरी क्रोमोसोम इज अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर। उसको जब अपन दिखाते हैं तो नंबर का एक स्ट्रिंग बना के उन्हें इस एनकोडिंग में
प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट 9th, ब्लैंक इज द फर्स्ट ऑपरेटर अप्लाइड ऑन पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन की जब भी बात है उसमें एज अ सिलेक्शन भी हम यूज़ करते हैं, जिसको वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द फर्स्ट ऑपरेटर अप्लाइड ऑन पॉपुलेशन बिकॉज ये एक सिलेक्शन प्रोसेस के लिए भी यूज़ होता है, एज अ सिलेक्शन वो पॉइंट भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट 10th, blank means that genes from the already discovered good individual are exploited। मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे जीन्स गुड इंडिविजुअल्स हैं जिनसे हमने जीन्स को लिया है और अब उनमें हम चेंज कर रहे हैं, तो इसे पॉपुलेशन डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी तो है बट जीन्स की बात हो रही है, सो ये पॉपुलेशन डाइवर्सिटी कहलाएगा। नेक्स्ट, ब्लैंक इज द डिग्री टू विच द बेटर इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड। तो सिलेक्टिव प्रेशर जो है एक डिग्री है जिसमें अपन बेटर इंडिविजुअल को फेवर करते हैं। नेक्स्ट, द सिलेक्शन मेथड विच इज लेस नॉइसी इज। तो स्टोकेस्टिक रिमाइंडर सॉल्यूशन जो है एक लेस नॉइसी सिलेक्शन मेथड है, मतलब इसमें कम इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the blank is referred as a the blank is referred as proportion of individuals in the population which are replaced in each generation। so जनरेशन की बात कर रहे हैं कि एक से दूसरी जनरेशन होती है, बट फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, सो उस थर्ड जनरेशन के बीच का जो भी एक जनरेशन है जिसमें ह्यूमंस या इंडिविजुअल्स हैं जो चले गए हैं या माने तो उन्हें हटा दिया हमने, तो यह होता है क्या कहलाता है, जनरेशन गैप। The generation gap is referred as a proportion of individual in the population which are replaced in each generation। हर जनरेशन में जो लोग नहीं है अब, ठीक है। नेक्स्ट, क्रॉसओवर ऑपरेटर प्रोसीड्स इन नंबर ऑफ स्टेप्स, ब्लैंक स्टेप्स, मतलब इसमें 3 स्टेप्स में ये क्रॉसओवर जो है ऑपरेटर काम करता है। इनिशियल प्रोसेसिंग एंड रिजल्ट स्टेट जो भी है या आउटपुट स्टेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स क्रॉस ओवर इज आल्सो नोन एज। मैट्रिक्स की जब भी बात कर रहे हैं तो वो 2 डायमेंशनल होगा, फर्स्ट लॉजिक ये है, 3 डायमेंशनल नहीं होगा। तो मैट्रिक्स क्रॉस ओवर जब भी आता है वो 2 डायमेंशनल होता है, इसीलिए इसको 2 डायमेंशनल क्रॉस ओवर भी बोलता है। नेक्स्ट, ब्लैंक परफॉर्म लीनियर इन्वर्शन with a specified probability of 0.75। so linear plus and minus inversion, ये जो है इससे हम specified probability निकालते हैं 0.275 की, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, blank of bit involves changing a bit 0 to 1 and 1 to 0। सो ये जो भी है बिट्स की यहाँ पे बात हो रही है जीन्स में, और जो म्यूटेशन है मैंने अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि म्यूटेशन में क्या होता है, हम जीन्स में चेंजेस आते हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको। सो म्यूटेशन ही इसका आंसर है। म्यूटेशन ऑफ बिट इन्वॉल्व्स चेंजिंग ऑफ बिट फ्रॉम 0 to 1 and 1 to 0। नेक्स्ट, blank is the process in which a given bit pattern is performed into another bit pattern by means of logical bitwise operation। bitwise operations का यूज करते हुए एक से दूसरे पैटर्न में ट्रांसफॉर्म करना, ये मास्किंग प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। मास्किंग के बाद नेक्स्ट 19th, in blank inversions was applied with specified inversion probability p to each new individual when it is created continuous। 21, a blank returns 1 if one of the bit have a value of 1 and the other has value of 0, otherwise it returns a value 0। तो इसका आएगा बिट वाइज, और क्योंकि सिंपल और ऑपरेशन में हम करेंगे तो 1 आंसर आएगा उस कंडीशन में, बट बिट वाइज में आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन साइज, म्यूटेशन रेट एंड क्रॉस ओवर रेट आर टुगेदर रिफर्ड एज। कंट्रोल पैरामीटर्स की तरह ही हम यूज करते हैं पॉपुलेशन की जब बात करते हैं या जीन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Blank selection is slow cooling to molten metal to achieve the minimum function value in a मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में मिनिमम फंक्शन वैल्यू लेने के लिए। सो इसका आंसर आता है बोल्ट्जमैन सिलेक्शन। एक स्लो कूलिंग मोल्टन मेटल इज स्लो कूलिंग मोल्टन मेटल टू अचीव minimum function in minimization problem. Next, 24. Blank is not a particular method for selecting the patterns. बोल्ट्जमैन सिलेक्शन होती है, टूर्नामेंट सिलेक्शन भी होता है, ये बी वाला जो पॉइंट है ये भी होता है। स्टडी स्टेट इज नॉट अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ सिलेक्टिंग द पैटर्न्स। रिप्रोडक्शन ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज सिलेक्शन, ये भी सिलेक्शन की तरह काम करता है। ठीक है, इसका आंसर सिलेक्शन है। नाउ अब चैप्टर 4 एंड होता है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5, लास्ट चैप्टर, सॉफ्ट कंप्यूटिंग। ठीक, क्वेश्चन 1, हाइब्रिड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क फजी लॉजिक। हाइब्रिड सिस्टम में दो हम पढ़ चुके हैं, जैसे न्यूरल नेटवर्क जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, फजी लॉजिक, ठीक है, बट अभी लास्ट जो फोर्थ हमने यूज किया जेनेटिक एल्गोरिथम। सो हाइब्रिड सिस्टम इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है, न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक एंड जेनेटिक एल्गोरिथम। नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd, blank hybrid system make the use of technologies in a pipeline fashion. So hybrid system ऐसा जो टेक्नोलॉजीज को यूज तो करता है अदर, बट एक पाइपलाइन फैशन में करता है, तो ये सिक्वेंशियल हाइब्रिड सिस्टम होता है, वो ऐसा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक हाइब्रिड सिस्टम इज द टेक्नोलॉजी पार्टिसिपेटिंग are integrated in such a manner that they appear intertwined. So ऐसा होता है कि जो एक टेक्नोलॉजी है वो दूसरी टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट होकर यूज हो रही है, बट वो इस तरीके से भी इंटीग्रेट नहीं होती कि वो पता ही नहीं चला। सो इसे एम्बेडेड हाइब्रिड सिस्टम बोलते हैं जिसमें ऐसा होता है। नेक्स्ट, ब्लैंक डील्स विथ अननेसेसरी प्रॉब्लम्स with its own merits and demerits. So अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम्स के साथ जो डील करता है उसमें आता है फजी। सो इसका आंसर फजी बनता है, बट हमारे पास अभी दो ऑप्शन है, न्यूरो फजी एंड फजी जेनेटिक। यदि हमें आंसर नहीं पता होता तो हम यहाँ कंफ्यूज होते हैं, बट हम यहाँ पे बात करेंगे ऑन मेरिट्स और डीमेरिट्स में। यहाँ हमें कोई जेनेटिक या उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो न्यूरो फजी जो है इसका आंसर होगा। न्यूरो फजी डील्स विद द अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम विद इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, क्योंकि फजी की खुद की दिक्कतें हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, blank uses to determine the weights of multi-layer feed-forward network with backpropagation learning. Neurogenetic used to determine the weights of multi-layer feed-forward network with backpropagation learning. Okay, तो इसका आंसर है न्यूरोजेनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, ब्लैंक फजी इनपुट वेक्टर टू क्रिस्प आउटपुट। ठीक है, फजी इनपुट से क्रिस्प आउटपुट जो मिलता है, फजी बैक प्रोपोगेशन का है, जो है ये उसका काम है। फजी बैक प्रोपोगेशन, फजी इनपुट्स वेक्टर टू क्रिस्प आउटपुट, ये जो है उसमें कन्वर्ट करता है। नाउ नेक्स्ट 10th, ब्लैंक इज अ न्यूरो फजी हाइब्रिड in which the host is a recurrent network with a kind of competitive learning, fuzzy ART map, इसका आंसर होगा। Now 11th, FAM stands for fuzzy associative memory, F for fuzzy, A associative and M for memory. Now question 12, blank maps fuzzy sets and कैन एनकोड फजी रूल्स। तो FAM फजी एसोसिएटिव मेमोरी जो है, या फजी एसोसिएटिव मेमोरी जो मैप करती है फजी सेट को एनकोडेड फजी रूल्स के साथ। नेक्स्ट, फजी ट्रक बैकर अपर सिस्टम इज अ एप्लीकेशन ऑफ। सो FAM का तो होता ही नहीं है क्योंकि ये मेमोरी में आता है, ART में होता है,
बट जो फजी ART है वो उसका एप्लीकेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लैंक एप्लीकेशन ऑन फजी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो फजी जेनेटिक जो है वो फजी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पे अप्लाई करते हैं, ये एप्लीकेशन है उसका। क्वेश्चन 15, ब्लैंक लर्निंग हैव रिपोर्टेड डिफिकल्टीज इन लर्निंग द टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क हुज वेट्स दे ऑप्टिमाइज। तो इसका आंसर है ग्रेडियंट डिसीडेंट लर्निंग। इसमें ये डिफिकल्टीज होती है जब टोपोलॉजी होती है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लाइंग न्यूरल लर्निंग कैपेबिलिटीज टू फजी सिस्टम इज नॉन एज NND1 फजी रीजनिंग। जब हम न्यूरल लर्निंग कैपेबिलिटीज को अप्लाई करते हैं फजी सिस्टम पे, सो वो हमें क्या करती है, NND1 फजी रीजनिंग कहलाती है। Blank can be applicable with mathematical relationship. Neurofuzzy can be applicable to mathematical relationship. Neurofuzzy इसका आंसर है। नेक्स्ट, Blank is a multiplayer feed-forward network architecture with gradient learning. So बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क में हम पहले भी देख चुके हैं कि मल्टी लेयर होता है और वो फीड फॉरवर्ड भी होता है, ठीक है। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में नहीं होता है, ठीक है, इसको सीधे प्रोपोगेशन बोलते हैं ओनली। रिकरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर एडॉप्टिंग हेबन लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक सेट हैव नो क्रिस्प बाउंड्री। सो क्रिस्प सेट पे तो क्रिस्प बाउंड्रीज होती हैं, बुलियन इसमें तो कोई रिलेट ही नहीं करता। सो फजी सेट जो होता है इस पे कोई भी क्रिस्प बाउंड्रीज अप्लाई नहीं होती। अब 21, GA-NN इज आल्सो नोन एज, GA-NN भी हम इसे बोलते हैं। और इमेज रिकॉग्नाइजेशन अंडर नॉइसी इज एप्लीकेबल टू फजी आर्ट। जेनेटिक एल्गोरिथम ब्लैंक यूजेस टू डिटरमाइन ऑप्टिमाइजेशन। तो जेनेटिक एल्गोरिथम जो फिटनेस फंक्शन है उसको हम यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन को, ठीक है, मतलब फिटनेस फंक्शन का यूज करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए जेनेटिक एल्गोरिथम में। क्वेश्चन 24, ब्लैंक प्रपोज्ड न्यूरोफजी सिस्टम। न्यूरोफजी सिस्टम को किसने प्रपोज किया था? तो ली एंड लाई जो हमारे भाई हैं इन लोगों ने किया था न्यूरोफजी सिस्टम को। और कोस्को का हम देख चुके हैं, इसका अलग ही है। अब नॉलेज बेस्ड इवोल्यूशन एंड अर्थक्वेक डैमेज इवोल्यूशन इज एप्लीकेशन ऑफ फजी बैक प्रोपोगेशन का ही है। और अर्थक्वेक्स या फोरकास्टिंग से रिलेटेड होंगे वो भी इसी का आएगा। सो नॉलेज बेस से हमें ये पता चलता है कि वो कितना डैमेज हुआ है, ठीक है। डेट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेस्ट ऑफ लक।